टोटल न्यूज आप देख रहे हैं। जींद उपचुनाव के प्रचार में सभी सियासी दलों ने आखिरी जोर लगा दिया है। सभी दलों ने अपना आखिरी दाव भी खोल दिया है, खेल भी दिया है। उपचुनाव के ठीक पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर सीबीआई की दबिश से उपचुनाव में उबाल आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बदले की भावना से सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। वहीं बीजेपी ने जींद में अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों को उतारकर शक्ति प्रदर्शन किया। आज की बड़ी बहस में हम आपको दिखाएंगे जींद उपचुनाव की समय की सबसे बड़ी हलचल, छापे से जींद में उबाल। तो जींद में आज का दिन रैलियों के नाम रहा। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले रैली कर अपनी अपनी जीत का दावा ठोका। और इन सबके बीच पूर्व सीएम हुड्डा के घर पर हुई सीबीआई की दबिश ने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका दे दिया। कांग्रेस को बीजेपी पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जींद उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का अब केवल एक ही दिन बाकी बचा है। ऐसे में प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले ही सभी पार्टियों ने जींद में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। बीजेपी ने जन आशीर्वाद सभा के सहारे विरोधी दल के गढ़ में अपनी शक्ति का एहसास कराया, तो कांग्रेस ने भी इस साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जींद की जंग बीजेपी के लिए आसान नहीं है। जींद रैली के मंच से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये दावा किया है कि जीत तो इस बार बीजेपी की ही होगी। वहीं कांग्रेस ने भी प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, अपनी एकजुटता का भी संदेश भी दिया। कि गुड़गांव में ये अर्बन एस्टेट का ऑफिस नंबर 1 है, इसकी बजाय गुड़गांव में अर्बन एस्टेट नंबर 2 में करा दो। और इसके लिए भी साठ-गांठ करते थे। क्यों? जो अर्बन एस्टेट नंबर 2 है उसकी सीट गर्म सीट है, एक है वो ठंडी सीट है, ठंडी सीट से गर्म सीट पहुंचा दो और कुछ न कुछ ले लो। ये धंधे चलते थे और कुछ लोग मेहनत करके ट्रांसफर करा के ले आते थे, घर पहुंचते थे, पीछे से फोन आ जाता था, आपने जो ट्रांसफर कराया था वो कैंसिल हो गया। अब ये गोलमाल जो चलता था, इसको खत्म करने के लिए मैं कहा पॉलिसी बनाएंगे, ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे, सबसे पूछेंगे बोलो कहां जाना चाहते हो, सीनियरिटी के ऊपर जो जहां जाना चाहता है उसको वहां भेजेंगे। आज हमारे 80,000 अध्यापक, उसमें 93%। एक तरफ जींद विधानसभा उपचुनाव की जंग में शुक्रवार का दिन जहां खास मायने रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हुड्डा के घर सुबह 5 बजे ही सीबीआई की टीम ने रेड मारने पहुंच गई। जींद उपचुनाव से पहले हुड्डा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरा है और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सीबीआई का इस्तेमाल कर जींद विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक प्रतिशोध से है, जो इस प्रकार से मुख्यमंत्री के बयान आते हैं, बगैर उसके खुद ही वकील बन जाते हैं, खुद ही कंप्लेंट बन जाते हैं, खुद ही जज बन जाते हैं, तो ये आपके सामने है राजनीतिक प्रतिशोध से। कुल मिलाकर शुक्रवार का दिन ही जींद में रैलियों के नाम रहा। शनिवार को सूर्य अस्त होने के साथ ही प्रचार भी रोक लग जाएगी। जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले हरियाणा की सियासत में अभी कई और ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा डेस्क, टोटल न्यूज। तो आखिरी दौर में पहुंच चुका है जींद उपचुनाव। खूब हलचल है, गहमा गहमी है, रैलियां भी खूब हो रही हैं, प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, क्योंकि कल प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज एक बड़ा घटनाक्रम होता है जब सीबीआई की टीम पहुंचती है पूर्व सीएम हुड्डा के घर, वहां पर दबिश देने। इस दबिश के बाद सियासत और गर्मा गई है। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ गया इस समय। स्वागत करना चाहूंगी रेणु भाटिया जी, प्रवक्ता बीजेपी। रेणु मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। केवल ढींगरा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। केवल जी, आपका बहुत स्वागत। मनदीप बिश्नोई जी, प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत। और वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। केवल जी, फंस गए हैं या फंसा दिया गया? नहीं, देखिए, मैं आपको ये इसकी तफ्तीश वाइज बताना चाहता हूं। ये जो अब मनेसर वाले मामले में जो रेड की गई, आप ये जब जो राकेश गुप्ता थे, डीसी थे गुड़गांव के, उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट पे जमीन छोड़ी गई जिसके मामले में रेड हुई।
और वो इसके अंदर एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए हैं सरकार के, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई है नहीं। जिन्होंने ये कहा कि इस जमीन को रिलीज कर दिया जाए, और हुड्डा साहब के ऊपर जो है रेड मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो है ये सरकार की बदनीति है जो इस तरह से काम कर रहे हैं। और आपको बताऊं, राव इंद्रजीत सेंटर में मिनिस्टर बैठे हैं और वो चिट्ठी लिखते हैं कि इस जमीन को ना छोड़ दिया जाए क्योंकि यहां पे इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता। और दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सेंटर में बैठे हैं मंत्री, और वो इस बारे में शब्द भी नहीं बोलते और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। जिन्होंने कहा कि यह जमीन छोड़ दी जाए, जिसकी बिहाफ पे और की रिपोर्ट के बिहाफ पे जमीन छोड़ी गई, ये जो है सरासर जो है सीधी बात है कि ये इंटेंशनली काम किए जा रहे हैं। क्योंकि जींद में आज रैली थी, हुड्डा साहब रैली पे ना जा पाए, ये एक सीधी सीधी बदले की भावना है जो बीजेपी पूरे देश के अंदर सभी नेताओं के साथ ले रही है। जो बड़े बड़े नेता सारे देश के हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर सीबीआई की रेड जो है इंटेंशनली हो रही है, जैसे हुड्डा पे हो रही है, इसी तरह वीरभद्र सिंह पे भी हुई। रेणु जी, इतना डर गए आप लोग पूर्व सीएम हुड्डा से कि वो ना जा पाए, रैली ना करे, इस वजह से आपने फंसा दिया, साजिश की है, ये आरोप है कांग्रेस का। ना आपकी नीति है ना नीयत है। बिल्कुल। देखिए ये मैं आपको उसके फैक्ट्स भी बता रहा था कि जो आदमी जिसकी बिना पे जमीन छोड़ी गई, जो आईएएस अफसर डीसी था उस समय गुड़गांव का। जी केवल जी, आपका सवाल मैंने पहुंचा दिया है। रेणु भाटिया जी, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है, वो अब जवाब दे रही है। रेणु जी, देखिए, नीति और नियत पे वो लोग शक कर रहे हैं जिन्होंने कभी देश को आगे बढ़ाने की नियत ही नहीं करी, जिनकी नीति में केवल एक ही परिवार के दामाद को आगे बढ़ाने की मंशा थी, चाहे वो कहीं का भी लैंड हो, चाहे किसानों का हो, चाहे वो किसी कोई भी डील हो। अब मजे की बात यह है कि ये वो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं जिन्होंने कभी किसी को भी इस तरह से बेईमानी करने से नहीं रोका। आप देखें कि अगर हम ये वाली रेड चुनाव के बाद करते तो ये लोग कहते अब चुनाव जीत गए हैं तो जीतने की अपनी दबिश दिखा रहे हैं, अपना तब दबिश कहते। यदि हम चुनाव से पहले करते हैं तो कहते हैं चुनाव से पहले हमें वहां नहीं पहुंचने देना चाहते, इसलिए हम पर ऐसी दबिश कर रहे हैं। मतलब ये इनकी नीति क्या है काम करने की, इनकी नीयत क्या थी काम करने की। हमारी तो नीति और नियत आज भी काम करने की है, कल भी थी और कल भी रहेगी। भाई तो केवल जी, तो ये तो केवल जी जब खट्टर सरकार सत्ता में आई थी केवल जी, तब तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जितने भी भूमि घोटाले हुए हैं हम उनकी जांच करेंगे, और जांच तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2016 में भी दबिश दी गई थी पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर। हमें जांच से डर नहीं लगता, हमने जांच करने में कहीं कोई, हमने जांच करवाने के लिए कहा कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। आप कोई भी जांच करें, हम न्यायालय का सहयोग करेंगे, सीबीआई का सहयोग करेंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। सीबीआई पर तो आप आरोप लगाते हैं केवल जी, आप लोग कह रहे हैं कि सीबीआई सरकार के हाथ की कठपुतली है, और आप दूसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई का हम सहयोग कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हम सहयोग सीबीआई की, न्याय पालिका की, हम उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सरकार की जो बदनीति है उसके ऊपर सवाल कर रहा हूं कि जिस समय वो लैंड छोड़ी गई उस समय क्यों छोड़ी गई। वो जो वहां पे डीसी थे जिनकी कमेटी की रिपोर्ट है, कर रहे हैं। चलिए आप समझ नहीं रहे, आप इनसे सवाल नहीं ले रहे, ये सवाल का जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि आपको ये मैं बताना चाह रहा हूं जो जमीन छोड़ी गई वो जमीन किस हालातों में छोड़ी गई। उसमें राव इंद्रजीत जो सेंटर में अभी मिनिस्टर हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन छोड़ दी जाए, और जो राकेश गुप्ता है जो आईएएस थे, उनकी कमेटी से, उनकी जो कमेटी थी, डीसी थे वहां पे, उन्होंने खुद कहा कि यहां पे इंडस्ट्रियल हब नहीं बन सकता, इस जमीन को किसानों को रिलीज कर दिया जाए। उस बिहाफ पे जमीन छोड़ी गई, तो आपने उनको, सीबीआई ने उनको तो अभियुक्त नहीं बनाया। क्योंकि आप ये बताइए, जो दूध में से पनीर निकलना था,
पनीर तो नहीं, पनीर के ऊपर केस दर्ज कर रहे हैं। दूध अगर होगा नहीं, ये तो दोहरा मापदंड है रेणु जी। दो और कल्प्रिट्स तो आपके साथ हैं, एक तो मंत्री भी है और दूसरे आपके सरकार के अधीन है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूर्व सीएम हुड्डा पर आप लोग सीबीआई की रेड पड़वा रहे हैं। देखिए, मजे की बात यह है कि ये वो लोग हैं जो हमेशा ये कहा करते थे कि मुखिया के हाथ में सत्ता। मैडम, मैं मजे की बात जो पूछ नहीं मुखिया रहा, करता है आपका वो सवाल सब पूछ रहे हैं, करते उसका हैं। जवाब तो आज दीजिए जब मुखिया के ऊपर बात आई है तो ये दाएं बाएं गिनने लग गए, लोगों के नाम गिनने लग गए। राकेश गुप्ता का ये नाम ले रहे हैं, वो तब अधिकारी थे, वो आज नहीं रेणु जी, वो तो फैक्ट दे रहे हैं, वो तो फैक्ट बता रहे हैं कि जो भूमि घोटाले में जो दो तीन नाम सामने आए थे, वो उनमें से कुछ नाम तो आपके साथ हैं, आपके छत्र छाया में है। बाकी जो बाकी है उनके ऊपर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल मनदीप जी को भी लाना चाहूंगी चर्चा में, रेणु जी बाद में। मनदीप जी, क्या आपको लगता है कि चूंकि जींद उपचुनाव ये माना जा रहा है कि भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा, इस वजह से अब आपको लगता है खेल खेलना भी शुरू हो गया है? पूर्व सीएम हुड्डा के घर पर दबिश दी जा रही है सीबीआई का, और कांग्रेस का यह आरोप है कि यह सब कुछ साजिश के तहत। कैसे देख रहे हैं आप? जननायक जनता पार्टी कैसे देख रही है इसको? पूजा, जिस तरह से ये लोग आपस में खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नूरा कुश्ती के मजे ले रहे हैं। जनता की जो मूलभूत सुविधा समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज देखिए, जिस प्रकार से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 2013 से पहले आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस सरकार की जो बेकायदियां थी, भूमि घोटाले थे, उनकी एक पूरी की पूरी बुकलेट बना करके सरकार को दी राज्यपाल महोदय के माध्यम से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आज तक इन्होंने नहीं की। पिछले 4.5 साल के शासन के दौरान अगर ये कार्रवाई करते, उन जो भूमि घोटाला हुआ, जो 25,000 एकड़ किसानों की भूमि या तो छीन ली गई इंडस्ट्रियल के द्वारा, बड़े कॉर्पोरेट के द्वारा, क्या प्रूफ है आपके पास? उनकी सरकार के द्वारा, उनके आप ऊपर लोगों कार्रवाई की धरी है। 4.5 साल में ये वाली जमीन आपने करी थी मनदीप जी, और केवल ढींगड़ा जो 2004 में ये लैंड एक्वायर हुई थी, उस समय सरकार अपने आप हमारी बात को साबित कर दिया कि सीबीआई ने जिस प्रकार से ये दुरुपयोग करते थे, आज इनको भी लगता है कि दुरुपयोग कर रही है सरकार। तो मैं तो ये मानता हूं कि सीबीआई का मालूम नहीं होगा कि ये लैंड एक्वायर कब हुई है, क्या नहीं। ये नूरा कुश्ती के मजे ले रहे हैं दोनों की दोनों पार्टियां। आज मनदीप जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे केवल ढींगरा जी। मनदीप जी, आपसे सवाल ये है कि जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस का काला चिट्ठा, आप कह रहे हैं कि हमने 4 साल के दौरान सौंपा लेकिन बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की। केवल जी का सवाल सर ये है, मनदीप जी सवाल सुन लीजिए, केवल जी यही पूछना चाहते हैं कि जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं, वो लैंड किसके शासनकाल में दी गई थी? देखिए, जो लैंड दी गई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में जो सेक्शन 4 और 6 का जो खेल खेला गया, वो जग जाहिर है। किसने लगाया था ये बताइए कि आज सेक्शन 4 किसने लगाया था? झूठ मत बोलिए। कहा गया, कहीं सोनिया गांधी जी के दामाद को फायदा पहुंचाया गया, कहीं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के दामाद लैंड का 2004 में लगा, उनको फायदा पहुंचाया गया। 2004 में चौटाला साहब की सरकार थी, मनदीप जी उसमें भागीदार थे। सेक्शन 4 और 6 का भय दिखा करके बड़े जो लैंड ओनर 4 सेक्शन चौटाला साहब ने लगाया, जो भूमाफिया थे, उनसे मिलकर के आपने वो जमीनें हड़पी। मनदीप जी झूठ मत बोलिए, बदलाइए मत। ने कार्रवाई की होती, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा सलाखों के पीछे होते। कहीं ना कहीं इस नूरा कुश्ती में कांग्रेस का सहयोग पूजा जी इनसे पूछिए कि 2004 में सेक्शन 4 लगा, इनको मालूम नहीं है। लेकिन सेक्शन 4 में तो केवल और केवल ये होता है कि ये भूमि एक्वायर की जाएगी, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मैंने भी यही पूछा आपसे, एक्वायर किस लिए की थी? अब ये दूसरा सवाल है, एक्वायर किस लिए की थी? दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। असली खेल जो होता है वो सवाल से आपने जवाब दे दिया कि आपने एक्वायर की थी। आप मुझे बताइए दूसरा सवाल जो है कि एक्वायर जो है क्यों की गई थी, ये बताइए। चलिए, वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सोनी से भी कमेंट ले लेते हैं। सर वीरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं, ये सियासी खेल है या संजीदगी से सीबीआई अपना काम कर रही है? भूमाफियाओं से मिलकर पार्टियां तो यही आरोप लगा रही है कि महज चूंकि जींद उपचुनाव है, इलेक्शन है, चुनाव है, इस वजह से खेल खेला जा रहा है। सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है, उसको टाइमिंग से नहीं लेना देना, उसको कुछ नहीं, राजनीतिक घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ पे छापे पड़े हैं, नेचुरली बात है, उस बात को वो बुराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, मैं किस तरह जाति के आगे, इस अन्याय के आगे झुकने वाला नहीं हूं। मान लीजिए हुड्डा जी के यहाँ पड़ा है, अगर बीजेपी किसी नेता क्या छापा पड़ता इस तरह का होता तो बीजेपी के लोग भी यही भाषा और बोली बोलते जो हुड्डा साहब बोल रहे हैं। इसलिए ये तो चलेगा ही, सीबीआई का कोई स्वागत करेगा ऐसा तो है नहीं। जो भी आएगा उसको ये द्वेष की भावना इस रूप से लेंगे और एक दूसरे के प्रति ये बुलाने का प्रयास करेंगे। तो हुड्डा साहब ने भी ऐसा किया है,
वो बीजेपी भी ऐसा ही करती है अगर उसके किसी नेता के यहां पड़ता, लेकिन उसको टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जांच प्रक्रिया है, उस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और उसकी जो जांच प्रक्रिया में अब क्या खामी है, क्या उसको रिकॉर्ड मिला है, हुड्डा साहब कह रहे हैं कोई रिकॉर्ड में नहीं मिला, तो नेचुरली बात है नहीं मिला तो उनको तो सत्य का सामना पहले ही करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं घबराने वाला नहीं हूं, उन्होंने खुद भी कहा था कि जांच के लिए मैं तैयार हूं, इसलिए इस बात से विचलित होना भी नहीं चाहिए। और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस कोई ड्रामा भी कर सकती है, तो इसलिए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, उपचुनाव सामने है, इसलिए कोई भी किसी तरह का जो दांव-पेच खेल सकता है। ये राजनीतिक घटनाक्रम है, कांग्रेस इसको बुनाने का प्रयास करेगी, अपने पक्ष में लेगी, बीजेपी डिफेंसिव होगी। सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी राजनीति में आई है, रॉबर्ट वाड्रा पर हमला करना है, उससे जो राजनीतिक चश्मे से जिसको देखा जाएगा तो हर एक अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करेगा, लेकिन सीबीआई का अपना काम है, उसने अपना काम करना ही करना है, उसको टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं है। केवल जी स्वतंत्र एजेंसी है, इंडिपेंडेंट है। जब आप लोग भी सरकार में होते हैं, आप लोग भी रेड करवाते हैं, कार्रवाई करवाते हैं, आरोप आप पर भी लगते हैं। अब जब आप विपक्ष में है तो यही आप लोग लगा रहे हैं कि साजिश कर रही है बीजेपी। ये साजिश कैसी, जब आप खुद पूर्व सीएम हुड्डा कह रहे हैं कि मैं स्वागत करता हूं, मैं सहयोग कर रहा हूं और कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं हो सकती क्योंकि मैं साफ हूं। तो इस वजह से इतना इस मामले को तूल देने की क्या जरूरत है? क्यों इस पर सियासत कर रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि साजिश हो रही है? पूजा जी, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये बात साजिश इस तरह से है क्योंकि ये जमीन एक्वायर हुई थी 2004 में, तब चौटाला की सरकार थी। जब हमारी सरकार बनी तो सेक्शन 4 लगा था केवल जी, एक्वायर नहीं हुई, एक्वायर की प्रक्रिया और उसके बाद सेक्शन 8 और 9 से होती है। केवल जी गुमराह मत कीजिए, सेक्शन 4 जो लगता है वो प्राइमरी स्टेज पे लगता है, प्राइमरी स्टेज मेरे से सवाल पूछ रहे हैं आप, बीच में घुस गए। ये भूमि एक्वायर की जानी है, की नहीं जाती, की जानी है। अरे भाई साहब, आप मेरी पहले पूरी बात तो सुन लें। ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं, उसके बाद अरे आप पूछा क्या? ढींगरा जी आप गुमराह मत कीजिए, आप ही देना जवाब, एक्वायर होना मत बोलिए। आप ही बोले कि सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी हुई, मेरे से सवाल पूछा, आप अपने बीच में लगे करने। आप लोगों को कुछ मालूम है नहीं, ऐसे ही मार रहे हो। मैं जो बात बोलने जा रहा हूं सेक्शन 4 किस लिए होता है बताइए? आप बताइए सेक्शन 4 किस लिए होते हैं? आप कानून को जानने वाले व्यक्ति के सामने कानून दिखा रहे हैं। तो रहा हूं, यही तो बता रहा हूं। एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 4 क्या काम होता है? आपको पता नहीं है ना, इसलिए बता रहा हूं। नहीं की जाती। मैं एडवोकेट हूं। केवल जी अब आगे बढ़िए, सेक्शन 4 से आगे बढ़िए। मनदीप जी तो कह रहे हैं सेक्शन 4 का मतलब जी इनको मैं बता रहा था। पूजा जी मैं पूरी बात बता रहा था, क्यों हुआ मामला, तो मैं बता रहा हूं, इनको चुप तो कराएं आप जी। देखिए, सेक्शन 4 चौटाला साहब ने किया, सेक्शन 6 जो है हमारे टाइम पे लगा। जिस समय लोग सड़कों पे आ गए तो हम राव इंद्रजीत ने चिट्ठी लिखी कि ये जमीन एक्वायर नहीं हो सकती क्योंकि सेक्शन 4 जो हुआ था वो वहां पे इंडस्ट्रियल हब बनना था। वो इंडस्ट्रियल हब में 500 एकड़ जमीन 912 एकड़ में से चौटाला की सरकार जमीन रिलीज कर चुकी थी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद 400 एकड़ जो जमीन बची थी, जब सेक्शन 6 लगा तो हमारे पास मामला आया, लोग सड़कों पे आ गए। और उसके बाद जब हम कमेटी बनाई राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में कि वो वहां पे चेक करे कि इंडस्ट्रियल हब बन सकता है या नहीं बन सकता। जब हमने उसकी रिपोर्ट आई, उसने कहा कि यहां इंडस्ट्रियल हब कि 500 एकड़ जमीन चौटाला साहब ने यहां से बीच में से पैच छोड़ दी है और उसके बीच में पैच रह गए, जिसके पैच बनने से वहां पे इंडस्ट्रियल हट्टी जमीन नहीं है, इसलिए नहीं बन सकता। उस रिपोर्ट के आधार पे जमीन कांग्रेस ने हुड्डा सरकार ने छोड़ दी और आज ये उस बात का बवाल बना रहे हैं। आप कह रहे हैं ये इनोसेंट है, हुड्डा जी इनोसेंट है, जानबूझकर उनको फंसाया गया ताकि वो जींद रैली में न पहुंचे, वहां नहीं पहुंच पाए। क्या ये सच्चाई है? जो इनोसेंट लोगों को भी आप लोग फंसा रहे हैं, सच्चाई यही है कि तीनों लोग मिले हुए हैं, ये ए बी और बी प्लस पार्टी है। एक बार सब दोनों को चुप कराएं तो मैं अपनी बात को रखूं। आप ये देखिए कि ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनको अपने अपने मुखिया के परिवार के लिए जमीन के विवाद के ऊपर चर्चा करनी है। किसी का भी पर्सनल प्रोफेशनल इंटरेस्ट या सामाजिक इंटरेस्ट नहीं है। अरे आपने बावल में 50 एकड़ जमीन छोड़ी है, वो क्यों छोड़ी है? चाहिए थी उसको सेक्शन 9 के बाद करनी है। और आप दूसरी पार्टी जिनसे आप पूछ रही हैं, आप उस पार्टी का अगर ये बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने बावल के अंदर 3640 एकड़ जमीन सेक्शन 9 अवार्ड होने के बाद छोड़ दी। मिले आप देखिए उनके ऊपर वो रूल नहीं बनता, उस पर सीबीआई जांच नहीं बनती। रेणु जी पब्लिक के मुद्दों पे बात कर लीजिए। रेणु जी पब्लिक के मुद्दों पे बात कर लीजिए। आपका 4.5 साल के शासन के बाद भी आप वही राग आप रहे हैं जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी आपसे थे।
तो आप ये देखिए जीत नहीं, की केवल जी यही सवाल पूछ रहे हैं रेणु जी, केवल जी यही सवाल पूछ रहे हैं कि बावल के अंदर आप लोगों ने जमीन क्यों छोड़ी है? आपने जिस सुशासन का भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे थे, आप ये देखें कि ये दोनों पार्टियों का इंटरेस्ट केवल अपने अपने बॉसेस को खुश करना है, और जननायक जनता पार्टी का अरे फिर आप ये था आप उसके ऊपर लांछन लगा रही, जिस पार्टी का गठन 1.5 महीना पहले हुआ है। पॉइंट बताऊं कि इस जमीनी विवाद को लेकर कितना इनके अंदर एक भ्रष्टाचार की एक इनके अंदर भूख और बू आती है कि ये लोग आज सीबीआई को भी गन पॉइंट कर रहे हैं। अदरवाइज सीबीआई इनकी सरकार के समय में भी थी, तब ये कहते थे इंडिपेंडेंट चार्ज है, और यदि सीबीआई की इंडिपेंडेंट चार्ज है तो वो ये लोग परेशान किस बात से हो रहे हैं? यदि इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, कोई घपला नहीं किया जमीनों में, ऑफिशियल कार्रवाई है, तो फिर ये परेशान क्यों? तो आपने क्यों छोड़ी 3640 एकड़? किस दिन आप छोड़ी आपने? करनी चाहिए। सेक्शन 9 होने के बाद, गवर्नमेंट के पैसे किसानों पे जाने के बाद क्यों जमीन छोड़ी गई, ये बताएं। आते ही रहेंगे, हर 5 वर्ष में चुनाव आएंगे, तो क्या सीबीआई टाइम टू टाइम फिक्स होगी? अभी मेरे एक पत्रकार भाई कह रहे थे अगर हमने जमीन छोड़ दी तो हम गलत, इन्होंने 3650 एकड़ छोड़ दी, तो ये बहुत साफ सुथरे हैं। सीबीआई के पाले में गेंद छोड़ना जायज है वीरेंद्र जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां भी इस तरह के सभी शासनकालों में हुआ है, भूमि अधिग्रहण हुआ है, उसको छोड़ा गया है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, हर एक की अपने ढंग से व्याख्या होती है, केंद्रीय मंत्रियों तक आरोप लगते रहे, भाई किसी अपने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के, ये सब बातें होती रही है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए विस्तार से आपसे जानकारी लूंगी वीरेंद्र जी, विस्तार से, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। बड़ी बहस पर हम लगातार बने हुए हैं, क्योंकि बड़ा ही गहन और चिंतन वाला मुद्दा है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाना था जींद, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उनके रोहतक आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची, खंगाला गया, दस्तावेजों को चेक किया गया। साफ तौर पर कांग्रेस का यह कहना है कि साजिश है कांग्रेस को फंसाने की बीजेपी की। जींद कई सवालों के जवाब देगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की साख दांव पर है। चौटाला की विरासत और कांग्रेस की आस भी है जींद उपचुनाव से, लेकिन इस बीच रणनीति लगातार आगे बढ़ती जा रही है, हलचल भी बढ़ रही है। आज पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर दबिश दी गई और कांग्रेस का कहना है कि ये बीजेपी की न नीति है, न नीयत है और उसे फंसाने का आरोप है। रेणु जी, 1,70,000 तकरीबन मतदाता हैं जींद विधानसभा में, और जाहिर सी बात है कि एक एक वोट से जीत हार का अंतर होता है। क्या इसी वोट की खातिर कांग्रेस को फंसाया जा रहा है? कांग्रेस का आरोप। देखिए, ये मानसिकता अच्छी नहीं है और ना हम इसके पक्ष में हैं। चुनाव हर 5 सालों में आते हैं और जनता के लिए जो चुन के आता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको जनता के लिए अपने फर्ज को, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। इसी सोच के साथ हम सबका विकास, के साथ की बात करते हैं। इसी विकास को लेकर हम नियत और नीति की बात करते हैं। मतलब केवल इस बात को सोचना कि ये हमने एक दांव खेला है, ये मुझे लगता है छोटी मानसिकता का परिचय है। वीरेंद्र जी, आज जो दबिश दी गई है पूर्व सीएम हुड्डा के आवास पर, आपको लगता है कि कांग्रेस को उसका फायदा होगा? कोई वो सिंपैथी गेन कर पाएगी, या बीजेपी को फायदा होगा क्योंकि वो दिखाएगी कि हाँ पिछली सरकार तो करप्ट थी और सीबीआई ने दबिश भी दी? वीरेंद्र सिंह, आप कैसे आंक रहे हैं इसको? नहीं, बीजेपी को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बीजेपी के तो अपने एजेंडे पे चली रही है, इससे बीजेपी को ये पता आलोचना झेलनी पड़ेगी। अब कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास अवश्य करेगी। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी को इस चुनाव प्रचार से रोकने के लिए प्रपंच रचा गया है, लेकिन हुड्डा साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके यहां से कुछ दस्तावेज नहीं मिले हैं, तो कांग्रेस अपने ढंग से इसको मुद्दा बनाने का प्रयास तो अवश्य करेगी। ये जींद की जनता को फैसला करना है कि इस तरह के घटनाक्रम में वो वहां के मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुझे नहीं लगता इससे कोई अधिक, तो नेताओं को भाषण का एक विषय तो मिल जाएगा इसके लिए, लेकिन मतदाताओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा मुझे ऐसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये मामले पहले से चलते आ रहे हैं और हर सरकारें करती हैं। इस तरह की कोई नई बात नहीं हुई है। हुड्डा साहब को एक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर इसका असर पड़ सकता है, लेकिन जनता पर इसका असर पड़ेगा मुझे नहीं मानता इसका कोई विशेष असर पड़ने वाला है। लेकिन अवश्य मिल गया नेताओं को। जनता तो मनदीप जी विकास चाहती है, भविष्य चाहती है, अपना इलाका साफ सुथरा चाहती है, अच्छी सरकार चाहती है। आपको लगता है कि इस तरह के अगर ये हथकंडे हैं, अगर जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हथकंडे, इससे कोई फायदा जनता को, या जनता इसको सोचकर वोट देने वाली है, आपको ऐसा लगता है मनदीप जी? देखिए, मौजूदा उपचुनाव के अंदर इस मामले का कोई फायदा किसी को होने वाला नहीं है, क्योंकि देखो जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के काले कारनामे उन्होंने किए, तो जो जैसा बोएगा वैसे उसे काटने पड़ेंगे। तो मैं उस चीज पर ज्यादा नहीं आऊंगा। रेणु भाटिया जी बार बार कह रही है हमने समान विकास, सबका साथ किया,
तो ये एक बार ये तो बता दीजिए कि प्रदेश का आपने विकास क्या किया। 154 वायदे इन्होंने किए, 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष इन्होंने देने की बात की। इन्होंने बेरोजगारों को 6,000 और 9,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया। इन्होंने बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात की। आज जींद की हम बात करें तो 55 पद स्वीकृत है डॉक्टर्स के, 19 यहां तैनात हैं। केवल मतलब ये कहेंगे, हमने आज मुख्यमंत्री महोदय भी स्टेज से कह रहे थे कि 100 से 200 बेड का हमने हॉस्पिटल कर दिया। तो हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने से स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। स्कूलों के अंदर बढ़िया बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर उपकरण होने चाहिए, स्कूलों में टीचर्स होने चाहिए, तब जाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं सुधरेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण सुना, मैंने अभी 25 मिनट का ऑडियो के माध्यम से, आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से। उसके अंदर वो सिर्फ ये बात कह रहे, बड़ी बड़ी फेंक रहे थे जिस बात की 2014 में जिस इन बातों से भ्रमित होकर के जनता ने इनको राज दे दिया कि 1.5 लाख युवा तो जो निजी उद्योग है उनके माध्यम से रोजगार मिल गया। इन्होंने हैपनिंग हरियाणा के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया। क्या ये बता पाएंगे कि 1 पैसे का निवेश भी हरियाणा प्रदेश में कहीं हुआ है? इन्होंने कितने निजी जो प्राइवेट उद्योग है जो हरियाणा प्रदेश में लगे जिससे युवाओं को रोजगार मिला? इन्होंने कहा कि सक्षम योजना के माध्यम से युवाओं को लाभ मिल रहा है। मुझे बता दीजिए कि जींद के कितने बच्चों को सक्षम योजना का लाभ मिल रहा है? 100 घंटे के नाम पे जो रोजगारों को रोजगार देने की बात है, उसके लिए भी आज आपके नेता सरेआम 1-1 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं। आउटसोर्सिंग पॉलिसी की आपने पॉलिसी लेकर के आए एक कि कुछ कंपनियों को ठेका दे दिया जाए, उनके माध्यम से सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है उन पर कर्मचारियों को रखा जाए। दुष्यंत चौटाला जी ने उस बात का विरोध किया, युवाओं का बड़ा उसे समर्थन मिला, तो सरकार को समर्थन मिल रहा है, वोट में तब्दील होता है, नहीं देखना होगा। रेणु जी, बड़े सवालों का जखीरा सामने रख दिया मनदीप जी ने। आपने 154 वादे किए, रोजगार के क्षेत्र में क्या हुआ? शिक्षा स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं, निवेश पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सक्षम योजना की बात कर रहे हैं कि जींद के कितने युवाओं को सक्षम योजना के तहत काम मिला है। आज जींद में रैली तो खूब बड़ी हुई, आपकी वाहवाही खूब लूटी आपने, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है रेणु जी? देखो पूजा, मुझे बड़ा ताज्जुब है और बड़ी अच्छा भी लग रहा है कि मनदीप जी जिस भी पार्टी के टुकड़ा हैं, जहां से भी टूट के इनकी पार्टी बनी पार्टी है, टुकड़ा नहीं है रेणु जी, अपनी जुबान अपने जो भाषा है उसके आप सुधार कीजिए। जननायक जनता पार्टी जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधाराओं और उनकी भावनाओं की कद्र करने वाले लोगों का एक समूह है, एक संगठन है, और यही कारण है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पार्टी के बारे में भी अपने विचार रखने पड़े, उन पार्टी के बारे में कहना पड़ा जिसका जन्म जींद की ऐतिहासिक धरती से मात्र 45 दिन पहले हुआ है। 45 दिन में उसने मनदीप जी आपके सवालों का जवाब दे रही है रेणु जी कि मुख्यमंत्री महोदय खुद और मनदीप जी आपके सवालों का जवाब, दर-दर की ठोकरें मनदीप जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं पहले रेणु जी। मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि एक ऐसे व्यक्ति बोल रहे हैं अपनी पार्टी के लिए जिनका खुद कोई सर पैर नहीं निकला अभी, कि उनकी पार्टी के भ्रष्टाचारी कौन है। चाचा कहते हैं भतीजों ने इसलिए टिकट उनको दिया कि वो पैसा कमाना चाहते हैं। आपसे जो बात पूछी है वो बात तो बता दीजिए। दादा कहते हैं आपसे जो बात पूछी है वो बात पूछिए। पूजा जी रेणु जी सवालों के जवाब दीजिए, 4 साल में क्या हुआ? रेणु जी सवालों के जवाब दे दीजिए, सवालों के जवाब। भारतीय ऐसा व्यक्ति उस भारतीय जनता पार्टी की गिनती गिन रहा है। मुझे रेणु जी आपकी सरकार ने क्या किया 4 साल में, इसका जवाब चाहती है जनता। जींद के लिए पूजा, मेरे साथी भाई ने भी कहा और आपने भी सुबह से आज हमारे मुख्यमंत्री जी के उस 25 मिनट के भाषण को दिखाया और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि क्या क्या कार्य हमने जींद के लिए किए। 200 बेडेड हॉस्पिटल इन्होंने गिन दिया। उसके अलावा उन्होंने जींद से रोहतक तक का रेलवे आप भी बता दीजिए अपने से कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती। अतिरिक्त 6,500 घंटे काम करने वाले बेरोजगार बच्चों को भत्ता। आई मीन कितनी गिनती गिनना चाहते हैं हमारे 4 वर्षों में। और सोचने की बात यह है, इनकी फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनके स्वयं को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि जो बेनिफिट ये सोचकर लेना चाहते थे कि हम चुनाव जीतेंगे, उनको पहले काम होगा तो बेनिफिट किसी को स्टैंप कर दिया गया इनके दादा और दादी के माध्यम से। दूसरी बात, जो इनकी बची हुई पार्टी थी उनका कोई सर पैर नहीं निकल रहा। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके
पर जो केसेस चल रहे हैं उनकी चर्चा करें या अपने भतीजों के अलग होने की चर्चा करें? केवल जी, इस भाषण में मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में रणदीप सुरजेवाला पर खूब जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये गिनवाया भी कि तकरीबन 70 बार कार्रवाई हुई है विधानसभा की और मुश्किल से 7 या 8 बार सुरजेवाला जी वहां पर पहुंचे हैं। उनका यही कहना था कि जब वो कैथल या विधानसभा में नहीं पहुंचे तो वो जींद कैसे पहुंचे और किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं। पूजा, आपको देखिए, हमारे टाइम पे जो विकास हुआ उसके आपको लिस्ट गिनाता हूँ। एक तो सीधी बात है, जींद का बाईपास हमारे टाइम पे शुरू हुआ। ये उसको डिनाइल करें कौन से टाइम पे शुरू हुआ। अगर कोई चीज भी इनको गलत लगती हो तो ये बताएं और टाइम भी बता दें उसका कि कब शुरू हुआ। मैंने ये कहा जींद का बाईपास हमारे टाइम पे शुरू हुआ, रेलवे लाइन हमारे टाइम पे शुरू हुई, बस स्टैंड जो बाहर गया वो हमारे टाइम पे बाहर गया, दीन बंधु जो वहां पे यूनिवर्सिटी बनी वो हमारे टाइम पे बनी, हॉस्पिटल का विस्तार हुआ वो हमारे टाइम पे हुआ, हुड्डा के रेजिडेंशियल सेक्टर्स कटे वो सारे हमारे टाइम पे कटे, बिजली के प्लांट लगे हरियाणा के अंदर वो हमारे टाइम पे लगे। ये एक भी चीज को डिनाइल करें कि इन उन सभी कामों को इस सरकार ने बंद कर दिया। कैसे कहेंगे कि इन्होंने विस्तार किया, कैसे कहेंगे इन्होंने काम किए। मैंने आपको 6-7 काम गिनाए। इतने अच्छे अगर आप काम गिना रहे हैं, इतने काम किए हैं अगर आपकी सरकार ने, अब आपको लगता है कि पूर्व सीएम पर अगर दबिश दी जा रही है सीबीआई की तो जनता कहीं ना कहीं सोचे कि करप्शन हुआ है। झूठ बोलने की पोटली है। 154 वायदे में ये सरकार फेल हुई। 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों को ये चीज मालूम है। केवल जी, मेरा सवाल, इन्होंने जो नौकरियां दी, जो ग्रुप डी की नौकरियां दी उसमें भी घालमेल है। केवल जी, मेरा सवाल आपको ये बताना चाहूंगा, ग्रुप डी के बच्चे जिनकी एज 98 ईयर का उसका डेट ऑफ बर्थ है और वो बच्चा जो है जो इन्होंने फौज से रिटायर हुए हैं उसके नाम के ऊपर नौकरी केवल जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। 10 साल आपकी सरकार रही, केवल जी 10 साल आपकी सरकार रही, बहुत सारे काम गिना रहे हैं आप जींद के भी। और बच्चे को केवल जी 10 साल आपकी सरकार रही, बहुत सारे काम आप जींद के गिना भी रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि पूर्व सीएम के यहाँ दबिश अगर पड़ती है तो जनता है रोल नंबर सहित आपके पास भेज दूंगा। जनता में परसेप्शन जाएगा कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ था, करप्शन हुआ था। ये करप्ट सरकार है बीजेपी की, भ्रष्टाचार, और इन्होंने सारे ही काम करप्शन से किए हैं, नौकरी के पैसे लेके दिए हैं। केवल जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैं ये कह रही हूं आपसे कि आपने बहुत सारे काम गिनाए। केवल जी, आपने बहुत सारे काम गिनाए, लेकिन अगर चुनाव के समय पूर्व सीएम के घर दबिश देती है सीबीआई तो जनता में क्या परसेप्शन नहीं होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ घोटाला हुआ था पूर्व सरकार में? देखिए, घोटाला हुआ तो साबित करें। मैं तो आपको कहना चाहता हूं ये सरकार जो फेयर लिस्ट बनाई कि राकेश गुप्ता जो है, अगर पनीर कैसे बन गया, कहां से आया, पानी से पनीर बन सकता है क्या? जब आपका दूध ही नहीं है तो पनीर बना। राकेश गुप्ता की रिपोर्ट के ऊपर छोड़ी गई। और दूसरी बात, जो ये जमीन एक्वायर हुई थी ये चौटाला साहब ने की थी। मनदीप जी, बीजेपी और कांग्रेस की इस जंग में आपको लगता है जो खेल खेला गया है, आपको लगता है फायदा इसका आपको हो जाएगा? हो सकता है जनता ये सोचे कि ये बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, और हो सकता है कांग्रेस वास्तव में फंस जाए कि करप्शन हो रहा है, जनता ये भी समझ सकती है और इसमें फायदा आपका हो जाए। आपको लगता है मनदीप जी? सरकार है बीजेपी की, साबित होगी आने वाले कार्रवाई करके, इस तरह की बहस करके ये केवल और केवल जनता का ध्यान, जो उसके बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, अरे मनदीप जी, आप जुम्मा तो आए हो, क्योंकि 10 सालों तक भतीजा दोनों जेल में हो, कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया, इसलिए सरकार ने उनको, जनता ने उनको बाहर भेज दिया। आज 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचारी है, एक भी वायदा पूरा नहीं कर के मामले में 10-10 साल की जेल में किया। आप कैसे बोल सकते हो? आपके मुंह केवल और केवल मनदीप जी, आप तो उसी पेड़ की शाखा है ना जो टूट कर आई है। अगर 12 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इनेलो उसमें से 4 बार जीती थी और कांग्रेस 5 बार जीती थी। यानी अगर आपने काम नहीं, इनेलो ने काम नहीं किया, उसी धारा से आप लोग होकर आए हैं, जनता कैसे विश्वास करेगी दिग्विजय का? देखिए, जिस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी और जो आज जननायक जनता पार्टी को बनाने वाले जो युवा है
वो लोग उस वक्त बिल्कुल बच्चे थे, उन्हें उस चीज का नहीं कह सकते कि उस समय क्या हुआ था, क्या हालात थी। लेकिन आज 9 दिसंबर के बाद जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चुनाव नहीं लड़ते फिर, और पिछले 4.5 साल के अंदर, पिछले 4.5 साल के संसदीय कार्यकाल के दौरान सांसद दुष्यंत चौटाला जी ने अपने आप को साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई जनप्रतिनिधि परिभाषा कोई होती है, अगर मालूम नहीं है का कोई काम होता है तो दुष्यंत चौटाला। और अभी अपने दादा का नाम किस मुंह से ले रहे हैं, जब इनको पता है कि हमारे सारे भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर दुष्यंत चुनाव क्यों लड़े? वीरेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं सियासी खींचतान को? जनता में क्या परसेप्शन बनेगा, या आपको लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहां रेड पड़ रही है, कौन फंस रहा है? जनता तो बस विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। उसको अगर लगता है जनता को कि हाँ फला पार्टी हमारे लिए मददगार साबित होगी, कुछ कर सकती है इलाके का, उसको वोट किया जाए। वीरेंद्र जी। बिल्कुल निश्चित विकास को ही ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इसी मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही समान रूप से कटघरे में करता हूं। बीजेपी ने मिशन 43 के बारे में तो सोचा, जो 43 स्थानों पर बीजेपी हारी थी उसके बारे में तो कल्पना की है, लेकिन क्या बीजेपी ने इस बात को भी सोचा है कि वहां 43 जो हमारे विधायक का चुनाव हार गए थे, तो उनके कहे अनुसार क्या विकास की योजना है, उनके कहने पर कितना विकास करना है, किस तरह की विकास के मुद्दों को उन्हें क्रियान्वित करना है, इसके बारे में कोई व्यूह रचना नहीं की। अगर चाहती बीजेपी तो उनको अपने जो प्रत्याशी हार गए थे उनको मौक एमएलए के रूप में स्वीकार करते हुए उनको ध्यान देकर उनको विकास के लिए खड़ा कर सकती थी। ऐसा नहीं सोचा। आज रणदीप सुरजेवाला अपना कर्ज और उतारने की बात कर रहे हैं, वो अपने फर्ज की बात कर रहे हैं। भाई जब आप लोक निर्माण मंत्री थे तब आपका ध्यान कैथल की ओर था, तब आपने जींद का ध्यान क्यों नहीं दिया? तब क्या आपको यह ध्यान नहीं आया कि आप जींद में पैदा हुए, पले बड़े, और उनको वहां जींद के लोगों ने आपको पंख लगाए, जींद का आपने कर्ज उतारना है। मैंने अब आपको सब 7 काम गिनाए भविष्य के बारे में सोचता है कि आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। मैंने 7 काम गिनाए, जींद बाईपास, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और बिजली प्लांट्स और हुड्डा के कॉम्प्लेक्स। वो यूनिवर्सिटी में ना 2 कमरे बनाकर बात हो रही है। आज वो 3 यूनिवर्सिटी में 2 कमरे बना करके आपने यूनिवर्सिटी खड़ी करने वाला यूनिवर्सिटी बना दी, पूर्ति की जा रही है। आपने तो दुकानें खोल दी याद आ रही शिक्षा है, की। उस समय भी इस तरह की योजनाएं बनाई। आपने 2 कमरे बनाए कहीं पे, और बेरोजगार हो गया। जो भी दल होगा, मैं इसमें कांग्रेस हो भारतीय जनता पार्टी दोनों को समान रूप से दोषी मानता हूं। रेणु जी, चूंकि वीरेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम आम जन की तरह अगर उनको देख रहे हैं, तो उनकी सोच यही है कि जो भी हाल है उसमें आप और कांग्रेस बराबर के भागीदार हैं। देखिए, मैं वीरेंद्र भाई की पत्रकारिता को सलाम करती हूं और ये इंडिपेंडेंट हैं बोलने के लिए, लेकिन ये अच्छी तरह से ये भी जानते हैं, अभी इनकी बातों ने स्वीकारनीय एक वो दिया, हमें क्लीन चिट दी कि हम लोग भी इस मानसिकता के हैं कि हम काम करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, केवल 4 वर्षों बनाम आप 10 वर्ष, कम से कम पिछले 10 वर्ष देखें तो उसकी काउंटिंग आप नहीं कर सकते। और पूरे यदि देश की बात करें तो 3 काम गिना दो मैम, 3 काम का मुकाबला 3 काम गिना दो जो आपने किए हो। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बात भैया कर रहे थे कि जो अरे आपके बरिंदर सिंह जी मिनिस्टर हैं वहां पे उसी इलाके के, 3 काम कर दीजिए। में जो लोग हारे हैं, केवल डिंगरा जी सुनने का मादा रखा करे भाई। आप जिन क्षेत्रों में हमारे कुछ भाई हारे हैं, आपको प्रदेश की जनता 4.5 साल से झेल रही है, आप सुनने की बात कर रहे हो। मुख्यमंत्री जी ने समान विकास का दौरा वहां पर किया, हर क्षेत्र में बराबर का वहां पर फंड दिया। हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर हमारा विधायक नहीं है या हमारा मंत्री नहीं है, चक्कर तो उस क्षेत्र को हम कुछ देना है ना। समान विकास उनके ऊपर सोनीपत के पशु चिकित्सक मामला जो है वो चल रहा है अभी वो जो उनको इक्वल स्टेटस दिया। अभी एक केस है, उन्होंने कितने पैसे लिए जिसको दिए, ये सारा मामला अभी पेंडिंग है और लेडी ने आरोप लगाए हैं और कोर्ट में दरखास्त दी है। विधायक है वहां से आए खाएंगे तो फिर आपके सरकार चलेगी कैसे? आप लोग दूध के धुले हुए नहीं हो। आपकी कविता जैन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उम्मीद कर रहा है कि बहुत अहम भी है जींद उपचुनाव सभी के लिए। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, समय जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया रेणु भाटिया जी, केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनदीप बिश्नोई जी आपका भी शुक्रिया, वीरेंद्र सोनी जी आपका भी शुक्रिया। तमाम घटनाक्रम लगातार जारी है जींद उपचुनाव में। कल प्रचार का आखिरी दिन है और आज प्रचार के लिए पहुंचना था सीएम हुड्डा, पूर्व सीएम हुड्डा को जींद, लेकिन सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच गई, वहां पर दबिश पड़ी। अब इस दबिश की उबाल कितनी तेज होती है और इसका कितना असर पड़ता है देखना होगा, लेकिन यह तय है कि जींद का जो रण है वो भविष्य
की राजनीति तय करेगा।